मेरा नाम दिग्विजय प्रताप झा। मैं सतघरा पंचायत का एक निवासी भी हूँ और मैं पीएम आवास लेने के लायक हूँ। मेरे पिताजी मेंटली एबनॉर्मल हैं और मेरी माँ एक छोटी मोटी आशा है। लेकिन मुझ जैसे लोगों को आज आवास नहीं दिया जाता है और मैं 3-4 लोन उठा करके जो है मैं घर बनाता हूँ और उस ईएमआई के चक्कर में जो है मेरी ज़िंदगी कट रही है अभी। लेकिन मुझे पीएम आवास नहीं दिया जाता है। आज मान लीजिए अगर मुझे दिया जाता तो हो सकता है मेरा भी अपना घर एक अच्छा खासा बन पाता, जो नहीं बन पाया। लोन लेके वैसे मैंने बना लिया है, ऊपर एल्वेस्टर ही दिया है, लेकिन मान लीजिए अगर मुझे वो मिलता तो हो सकता है मुझे लोन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और इस लिस्ट में नाम किसका आता है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ के पूर्व मुखिया जो करीब 42 वर्ष मुखिया रहे हैं, अब फिर भी पता नहीं उनको किस चीज़ की गरीबी है, उनका नाम आता है। और एक अभी वर्तमान मुखिया जिनके कार्यकाल में करीब 2 करोड़ से ज़्यादा जो है नल जल के तहत पैसा आ गया है और उनके बेटा का नाम आता है। ऐसे लोगों का नाम जो है इस लिस्ट में आता है। सर, इस क्षेत्र में मुझे भी बहुत दुख होती है कि मेरे पंचायत में इस तरह का लूटपाट क्यों होता है। और जितने भी नेता हैं जो मुझे मिलते हैं ना, रोज़ मिलते हो मुझसे, सबको मैं जानता हूँ, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है कि विरोध करने की। अब मुझे बताते हैं कि विरोध कीजिए। मैं जितना विरोध करता हूँ ना, मेरे पास जितना नेटवर्क है उतना किसी के पास नहीं है। मैं बता देता हूँ, मैं करीब जो मुखिया आप लोग लड़ रहे हैं, अभी लड़ेंगे तो आप लोगों को मेहनत करना चाहिए। पंचायत में हर लोगों को बताना चाहिए कि विरोध कीजिए। अरे मीडिया तो आपके साथ है ही, दिग्विजय प्रताप झा तो आपके साथ है ही, लेकिन आप भी विरोध कीजिए ना। आज मान लीजिए मुझे नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है, मुझे भी मिलना चाहिए, मैं भी हकदार हूँ। पूरा लॉकडाउन तो पूरा विफल रहा। वो तो आप भी इस सतघरा पंचायत के हैं, आप भी देखते होंगे और सारे जनता से भी पूछ वेलकम सकते बैक हैं। दोस्तों, मैं दिग्विजय प्रताप झा। मधुबनी 399 पंचायत विजिट के दौरान आज मैं पहुंच गया हूं सतघरा पंचायत, जो कि मेरा अपना पंचायत भी है। और इस पंचायत के पक्ष विपक्ष के जो भी नेता हैं उन सभी से मैं मैंने किया भी है। और आज इस बातचीत को मैं कैमरे में रिकॉर्ड करके अपने मधुबनी टीवी से जो है प्रसारित करूंगा। मेरे साथ हैं आज जिनके बारे में अगर मैं बताऊं तो ये मेडिकल फील्ड से आते हैं। इनका नाम है शिव नारायण मंडल, पिताजी का नाम है श्री राम वृक्ष मंडल। उम्र अगर बताएं तो युवा हैं और राजनीति में मेरा भी इस बार ध्येय है कि बहुत से युवा हैं, इसीलिए मैं युवाओं को काफ़ी सपोर्ट भी कर रहा हूं। क्वालिफ़िकेशन बताएं तो इन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है, इंटर इन्होंने साइंस से किया है, साइंस के स्टूडेंट हैं। अच्छी बात है कि अब पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो ट्यूशन पढ़ाते हुए इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था और भी बहुत तरह के जो हैं सो संघर्ष झेलते हुए या धीरे धीरे यहाँ तक आए हैं। उसके बाद टीचिंग, फिर डॉक्टर, फिर मान लीजिए मेडिकल फील्ड में ही मतलब आगे बढ़ते गए और वर्तमान में ये लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं को देखते हैं और अपना क्लिनिक गनौली पंचायत में है इनका अपना क्लिनिक। तो सबसे पहले मधुबनी टीवी के व्यूवर्स को और अपने सतघरा पंचायत वासियों को आप जो है अभिवादन कीजिए। जी, मैं शिव नारायण मंडल, पिता श्री राम वृक्ष मंडल, गांव टिकुलिया, वार्ड नंबर 11। मैं मधुबनी टीवी के जितने कार्यकर्तागण हैं और संग ही सतघरा पंचायत के तमाम जनताओं को मैं हार्दिक दिलों से अभिनंदन करता हूं। अब सर ये बताइए, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आप एक पढ़े लिखे हैं। अब हम ओपनली बातचीत करते हैं, ठीक है। आपने साइंस से पढ़ाई की है, इंटर में बायोलॉजी से थे आप, और ग्रेजुएशन करने के बाद आप मेडिकल के फील्ड में आ गए हैं और अब आप राजनीति में आए हैं। तो बहुत से लोग सोच सकते हैं कि आप पैसा कमाने के लिए राजनीति में आए हैं या सेवा करने के लिए आए हैं। बताइए, राजनीति में क्यों आए हैं ये बताइए। देखिए दिग्विजय जी, सबसे पहला बात यह है, जो मैं बचपन से समाज की ओर पूर्ण रूप से संकल्पित था। जो मेरा समाज, मेरा पंचायत, हमारे युवा लोग कैसे उत्थान करें, उसमें मैंने अपना दिलो जान, अपना पूरा शरीर, पूरा समय उसमें झोंक दिया हूँ। रही बात जो अर्थ उपार्जन तो होना चाहिए, तो अर्थ उपार्जन के चक्कर में मैंने ट्यूशन पढ़ा करके अपना पढ़ाई किया, क्योंकि मेरा माली हालत, आर्थिक स्थिति मेरा उतना भरपूर नहीं था। इसलिए मैंने जैसे तैसे करके ट्यूशन पढ़ा करके और चंद तरह की पढ़ाई के समय में मैंने थोड़ा मोड़ा दुकान भी चला लेते थे, जिससे कि मेरा पढ़ाई का खर्चा उपलब्ध हो, क्योंकि मेरे पापा किसान थे
उतना पैसा नहीं कमा पा रहे थे, फिर भी मैंने अपना सारा चीज़ उसी में करते गए। और समाज सेवा होने के नाते मैंने देखा, जो लगभग 14-15 सालों से मैंने मेडिकल लाइन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, घर घर जा कर के सबको सेवा दे रहा हूँ, चाहे वो पानी गिरे या पत्थर गिरे, उससे हमको मतलब नहीं है। मेरा काज एक ही है, सेवा का भाव, और मैंने उसको अपने दिलो जहान में बैठा लिया हूँ, जो मुझे सेवा करना है, चाहे जैसे हो। यही वजह है कि आप पॉलिटिक्स में आए। जी, इसी की वजह से मैंने पॉलिटिक्स में आया। और सतघारा पंचायत की जो अर्थव्यवस्था और जो राजनीति की जो प्रक्रिया है, लाइन लेंथ है, और जो नवयुवक लोगों को गुमराह करने के चक्कर में और जिस तरह से चलना होता है, जो पंचायती राज व्यवस्था कैसे चलता है, उसको देखते देखते जब मन उब गया है, तो 2 साल से मैंने अनाउंसमेंट कर दिया, जो अगला चुनाव मैं मुखिया का चुनाव लड़ूंगा और अपने पंचायत का जो है मान सम्मान बढ़ाऊंगा। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि अगर राजनीति एक अनपढ़ व्यक्ति कर सकता है तो फिर एक पढ़ा लिखा क्यों नहीं करेगा। एक मान लीजिए मेडिकल के क्षेत्र से ही सही, लेकिन जनता के बीच तो ये कहीं न कहीं जाते थे, और लगभग 10 वर्षों से मुझे याद है, जब मैं बहुत छोटा था तब से इनको मैं देखता हूँ कि ये स्वास्थ्य समस्याओं का ज़रूर हल कर रहे हैं पंचायत में। और कई बार क्या होता है कि पॉलिटिकल पहुंच होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत कुछ करना चाहते हैं तो सिर्फ एक क्षेत्र से आप नहीं कर सकते हैं, आपको फिर राजनीति में आना पड़ता है। तो हो सकता है पंचायत में, चाहे वो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, आज मैं हमारे पंचायत में एक हॉस्पिटल भी है जिस पे मैंने यहाँ के वर्तमान मुखिया से बातचीत की थी। उन्होंने उस समय मुझे कहा था कि 2 महीनों में मतलब ऑन हो जाएगा। दोस्त कहीं पानी नहीं आया। 2 महीनों में स्वास्थ्य समस्याएं यहाँ की सॉल्व कर दी जाएगी। लेकिन आज तक जो है, अगर ये वीडियो वो देखे तो उनको मैं क्या देना चाहता हूँ कि आप शायद जीतने के बाद सो गए हैं। आपको मैं बता दूं कि आपने कहा था 2 महीनों में वो हॉस्पिटल खुल जाएगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ है। तो ऐसे में हमारे पंचायत में स्वास्थ्य समस्याएं, अगर एक डॉक्टर बनता है तो ज़रूर वो इस लाइन में ज़रूर विकास करेगा। सबसे पहला सवाल भी मैं इसीलिए पूछ देता हूं कि इस पंचायत का जो स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है, मुखिया जी, अब एक्चुअली ये मुखिया उम्मीदवार हैं और पूर्ण रूपेण ये माइंड इन्होंने बना लिया है कि मैं मुखिया चुनाव लड़ूंगा। तो सबसे पहले इस पंचायत की स्वास्थ्य की जो स्थिति है, कोरोना के समय में आपने क्या कुछ देखा कि यहाँ पे कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है? क्वारंटाइन की बात हो या मास्क, साबुन, सैनिटाइज़र की बात हो या यहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात हो, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए दिग्विजय जी, कोरोना काल में मैंने जोर शोर से इस मुद्दा को उठाया था। मैंने नवयुवक के साथ लेकर माननीय वर्तमान मुखिया जी को घेरा था, और उसमें मैंने उन लोगों को बुलाया था जो आप आकर के वहाँ पे बातचीत करें। वो सारे नवयुवक लोगों को बोल दिया था जो मैं जा नहीं सकता हूँ, मैं आप लोगों के बीच में जा नहीं सकता हूँ। और रही स्वास्थ्य व्यवस्था की बात, थोड़ा 2 मिनट के लिए मैं थोड़ा क्वारंटाइन की बात कर रहा हूँ। आप क्वारंटाइन की भी क्वेश्चन किए हैं, तो क्वारंटाइन के विषय में मैंने मुखिया जी को खुद भी पूछा था, तो वो बोला मेरे पास में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने अपने वार्ड नंबर 11 से हम बिलोंग्स करते हैं, इसलिए वार्ड नंबर 11 की बात करना है। जो प्रवासी मजदूर लोग हमको कॉल किया था, जो भैया हम लोग आ रहे हैं तो हम लोग की व्यवस्था कैसे क्या होगा, इस पर मैंने जब पेपर में पढ़ा था तो देखे जो स्कूल का भी क्वारंटाइन सेंटर बनाया जा सकता है। तो मैंने, जो कि हमारे राजकीय प्राथमिक विद्यालय टिकुलिया के जो हेडमास्टर हैं अनिल सर जी, उनको जाकर के मैंने बोला जो सर ऐसे ऐसे बात मैंने तो पेपर में देखा था जो इस तरह से लिखा हुआ है। तो बोला हाँ लिखा तो है, हम कर सकते हैं। बोलिए आप क्वारंटाइन व्यवस्था वहाँ पे करवाइए। तो उसने बिजली की जो तार टूटी हुई थी वो आकर के सारा उसको सुदृढ़ करवाए। मैंने वहाँ पे जाकर के सारा काम रह करके करवाया, और जो मेरे प्रवासी मजदूर थे, जो लोग बाहर से आए हुए थे, उन सारे आदमी को व्यवस्था उसमें करवाए। उसमें कोई दिक्कत नहीं होने दिए। और उसके बावजूद रही चिकित्सा व्यवस्था की, तो चिकित्सा व्यवस्था में हम एनी टाइम, हम तो बोल दिए जो हम अकेला हैं भैया, इतना बड़ी पंचायत हैं, तो मैं तो घर घर जाकर के इलाज करता हूं। तो कहीं पे जाता हूं तो आधा घंटा, पौना घंटा, 2 घंटा भी समय लग सकता है। तो उस हिसाब से मैं, लेकिन फिर भी मैं अपने भाई को सिखा करके, जो किसी मेरे जनता को कोई तकलीफ ना हो, हमारे जो साथी लोग हैं, भाई लोग हैं, दादा काका लोग हैं, उनको कोई किसी तरह की तकलीफ ना हो, इसके लिए मैंने सारे ताकत झोंक दिए हैं। और मैं लड़के लोगों को तैयार कर रहा हूँ, जो मेरे पंचायत में जितने भी गाँव मोहल्ला
या वार्ड हैं उसमें लगभग एक एक ऐसे लड़का को तैयार कर दूं जो वो अपना स्वरोजगार भी कर पाएंगे और आदमी को भला भी होगा और चिकित्सा के क्षेत्र में उनको कहीं दूर जाने की दिक्कत भी नहीं होगी। ऐसे ही विषम परिस्थिति आएगा तो बहुत ढेर सारे डॉक्टर हैं जो हमसे नहीं हो पाएगा, वहाँ पर जाकर उसको दिखाया जाएगा। इसमें हम लगे हुए हैं। लॉकडाउन में क्या लगता है आपको कि कोई यहाँ का जो अभी है वो पूरा तरह से विफल रहा? पूरा लॉकडाउन तो पूरा विफल रहा। वो तो आप भी इस सतघारा पंचायत के हैं, आप भी देखते होंगे और सारे जनता से भी पूछ सकते हैं। क्वारंटाइन की तो व्यवस्था थी ही नहीं कहीं पे। वो तो सारे जनता से भी आप पूछ सकते हैं जो हम जो बोल रहे हैं जो सत्य है या गलत है। तो आपने विपक्ष वाली भूमिका निभाई थी? हम विपक्ष वाला भूमिका नहीं पूरे निभाए थे। आपने विरोध किया था? विरोध किए थे। इन्होंने बिल्कुल सही कहा है, इसमें कोई वो नहीं है। यहाँ के जितने भी स्कूल्स हैं और वो लोग भी कहीं ना कहीं उस समय जो है लापरवाही बढ़ता था, उसमें कहीं ना कहीं आदमी भी वहाँ के जिम्मेदार हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ नहीं रहने देंगे, ऐसा वैसा, ये भी हुआ था। लेकिन जो भी था, यहाँ पे क्वारंटाइन जो है वो पूरी तरह से नहीं लगाया गया, जिसका मैं भी इनकी बातों को यकीन करता हूँ। और यहाँ के जो मुखिया हैं उनकी भी ये गलती है कि उन्होंने क्वारंटाइन नहीं लगवाया था, क्योंकि और ये मान लीजिए कि हम लोगों को भगवान ने बचाया कि यहाँ पे कोरोना कोई नहीं आया और जिसकी वजह से बीमारी नहीं फैला। अगर ऐसा होता, मान लीजिए जो भी प्रवासी आ रहे थे सबको घर भेजा जा रहा था, जो कि गलत किया गया था। और जब विरोध किया गया युवाओं के द्वारा तो उन पे चिल्लाया भी गया था, जिसके बाद मैंने मुखिया जी से स्पष्टीकरण लिया था और उन्होंने जो है माफ़ी मांगा था कि मैं व्रत में हूँ जो भी, तो मुझसे हो गया था ये भी हुआ था। तो अब जो है युवा जाग चुका है और आप जो चाहेंगे कि सो करके हम राजनीति चला लेंगे, वो पहले ज़माने में कि जीतते थे और मतलब बस जीते ही हैं, मतलब तो उस तरह का अब नहीं चलेगा। अब जो है सो नेताओं को भी जागना पड़ता है और पब्लिक तो ऑलरेडी जाग चुकी है। अगला जो मेरा टॉपिक है वो है पीएम आवास योजना। इसे अगर कह दें हम इस योजना के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि पंचायत में एक बहुत बड़ा लूट होता है और जो मुखिया बनते हैं ज़्यादातर उन पर जो है इसी के तहत जो है सो लोग उन्हें जो है सो बदनाम करते हैं और वो शायद उस लायक होते भी हैं। अगर मैं इस पंचायत की बात करूं तो मैं खुद, मेरे पिताजी मेंटली एबनॉर्मल हैं और मेरी माँ एक छोटी मोटी आशा है, लेकिन मुझ जैसे लोगों को आज आवास नहीं दिया जाता है और मैं 3-4 लोन उठा करके जो है मैं घर बनाता हूं और उस EMI के चक्कर में जो है मेरी ज़िंदगी कट रही है अभी, लेकिन मुझे पीएम आवास नहीं दिया जाता है। आज मान लीजिए अगर मुझे दिया जाता तो हो सकता है मेरा भी अपना घर एक अच्छा खासा बन पाता, जो नहीं बन पाया। लोन लेके वैसे मैंने बना लिया है, ऊपर एल्वेस्टर ही दिया है, लेकिन मान लीजिए अगर मुझे वो मिलता तो हो सकता है मुझे लोन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और इस लिस्ट में नाम किसका आता है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ के पूर्व मुखिया जो करीब 42 वर्ष मुखिया रहे हैं, अब फिर भी पता नहीं उनको किस चीज़ की गरीबी है, उनका नाम आता है। और एक अभी वर्तमान मुखिया जिनके कार्यकाल में करीब 2 करोड़ से ज़्यादा जो है नल जल के तहत पैसा आ गया है और उनके बेटा का नाम आता है। ऐसे लोगों का नाम जो है इस लिस्ट में आता है। सर, इस क्षेत्र में मुझे भी बहुत दुख होती है कि मेरे पंचायत में इस तरह का लूटपाट क्यों होता है। और जितने भी नेता हैं जो मुझे मिलते हैं ना, रोज़ मिलते हो मुझसे, सबको मैं जानता हूँ, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है कि विरोध करने की। अब मुझे बताते हैं कि विरोध कीजिए, मैं जितना विरोध करता हूँ ना, मेरे पास जितना नेटवर्क है उतना किसी के पास नहीं है। मैं बता देता हूँ, मैं करीब जो मुखिया आप लोग लड़ रहे हैं, अभी लड़ेंगे तो आप लोगों को मेहनत करना चाहिए। पंचायत में हर लोगों को बताना चाहिए कि विरोध कीजिए। अरे मीडिया तो आपके साथ है ही, दिग्विजय प्रताप झा तो आपके साथ है ही, लेकिन आप भी विरोध कीजिए ना। आज मान लीजिए मुझे नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है, मुझे भी मिलना चाहिए, मैं भी हकदार हूँ। इस क्षेत्र में बताइए सर कि कितना लूटपाट है, और आप खोल करके बोलिए, बिल्कुल मेरी तरह खोल के बोलिए। पीएम आवास, देखिए दिग्विजय जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो आपने आकर के मुझसे इस विषय में सारी जानकारी ले रहे हैं और जनता के बीच में ये परोसे जाएंगे। पीएम आवास योजना जो अभी के दौर में जो चल रहा है वो गरीबों के लिए नहीं है, वो पैसे वालों के लिए है। वो गरीबों के लिए नहीं है, वो पैसे वालों के लिए है। जो अभी तक हम देखते आए हैं, जो कहावत है एक मैथिली में, जो ककरो बोरे बोरे नून करो रोटियों पर नहीं नून, जिसको फुली पहले से है ही उनको इंदिरा आवास मिल रहा है, और जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है। और रही बात पीएम आवास योजना की, तो मैंने इस पर भी मुखिया जी से बातचीत की थी, किया था, और बोला था जो मुखिया जी इस पीएम आवास योजना में
10,000 से लेकर 20,000 25,000 रुपये तक का घूस लिया जाता है। आखिर वो पैसा कहाँ जाता है? तो हमको जवाब मिला था, जो कि वो फ्लैश भी हो चुका था मोबाइल पे, सोशल मीडिया के तहत में ढेर सारे आदमी को ये मालूम हो गया था जो ऐसे ऐसे बात हुआ है। और मैंने मुखिया जी से क्वेश्चन किया था, जो ये पैसा जाता कहाँ है? तो हमको जवाब दिया, वो लेने वाला ले रहा है। मैंने उस पर जिक्र किया था, जो लेने वाला ले रहा है। कहने का मतलब ये है दिग्विजय जी, जो पंचायत के जो मुखिया हैं, मेरे वर्तमान मुखिया, और वो अपने मुंह से बोल रहा है लेने वाला ले रहा है। बहुत दुख होता है इस बात को सुन के। जो कहने का मतलब आपके घर में चोरी हो रहा है और आप बोल रहे हैं जो चोरी हो रहा है, आपको मालूम है जो चोरी हो रहा है, लेकिन फिर भी आप आंख बंद करके बैठे हुए हैं। आखिर क्यों? कब तक ऐसा गंदा खेल चलता रहेगा? और मैं सारे नवयुवक से और बुजुर्गों से मैं ये कहना चाहूंगा, जो पहले की जो विधि व्यवस्था थी वो अब नहीं रह गया है। अब आप लोगों को जागना होगा, अपने जन्मसिद्ध अधिकार के लिए लड़ना होगा, तब जाकर के आपको इसका लाभ मिलेगा। अब ऐसे नहीं है जो आपको घर बैठे बैठे मिलेगा। इसके लिए आपको लड़ना होगा, इसके लिए आवाज उठाना होगा। केवल एक आदमी की आवाज उठाने से संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए मैं तैयार हूं, आप लोगों के साथ में हूं। अगर आप लोग हैं साथ में तो फिर मैं कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार हूं। मुझे जहां पे जो जाना पड़े, जो धरना करना पड़े, जहां पे बातचीत करना पड़े, उसके लिए मैं तैयार हूं। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए, मैंने जो अपना बताया है, मैं लाभुक के लायक हूँ कि नहीं हूँ, ये बता नहीं दिग्विजय जी, आप लेने के लिए पूरे एकदम पूरे लायक हैं। अगर कौन कहता है इसमें? सबसे पहले जरूरी है तो मैं तो आपको जरूरी है, सही बात है वो चीज। अगर पंचायत का सर्वे कराया जाए, अगर सही मायने में सर्वे कराया जाए, जो कौन लेने वाला है और कौन नहीं लेने वाला, अभी तक में जो मिला है, तो लगभग हमको लगता है जो 90% ऐसा आदमी निकलेगा जो उनको चाहिए था ही नहीं, गिफ्ट दे दिया गया, उनको गिफ्ट दे दिया गया है। अगर सही सलामत से सर्वे कराया जाए, अभी देखिए नल जल योजना का इतना पैसा खर्चा हो गया। इस पर हम आगे बात करेंगे आपसे। अभी मेरा टॉपिक था कि पीएम आवास, तो इसमें जैसा कि इन्होंने भी बताया, स्पष्ट कह दिया और मैंने भी स्पष्ट कह दिया कि ये सिर्फ लूटपाट किया जा रहा है। पंचायत में अगर कोई लेने वाला हकदार है तो मैं भी सबसे पहले था, लेकिन मुझे नहीं मिला है। और वर्तमान मुखिया, कान खोल करके सुन लीजिए, आप जो सोचते हैं कि हम चुनाव जीत जाएंगे, तो वहम में आप हैं। आपके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं वो ये सोच के आपके साथ अभी जुड़ गए हैं कि चुनाव आने वाला है, चलो ये जो कमाया है तो इसके साथ हम भी खींचेंगे। तो ऐसे लोग अगर अगल बगल रहेंगे, आपके दरवाजे पर अगर मान लीजिए 50 कुर्सियां लग जाती है या 50 लोग बैठ जाते हैं, तो इससे ये डिफाइन नहीं होता कि आप चुनाव जीत जाएंगे। ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है और शायद अब आप उसके शिकार हो रहे हैं। आप जो हैं सो जीतने के बाद कहीं ना कहीं भूल गए हैं कि राजनीति चलाए कैसे जाता है। जो भी हो, जो लायक है मुझ जैसा, उनको आप नहीं दे करके अन्याय कर रहे हैं, और ऐसे में हम विरोध जरूर करेंगे आपका भी करेंगे। और जो पूर्व मुखिया है उनका भी नाम इस लिस्ट में आया है और मेरा नाम नहीं आया है। और आवास सहायक, उस मैडम का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। आप भी अगर ये वीडियो देखिए तो समझ, खबरदार रहिएगा। ये जो वीडियो है ना आपका अजय कुमार, वो भी हम जब पहुँचते हैं तो खड़ा हो जाता है। हाँ, ममता देवी नाम है। ये जो पैसा ले रही हो ना सबसे, तो बहुत जल्दी हम बंद करवाएंगे, और ऐसा बंद करवाएंगे कि वीडियो को तो हम बोले भी थे उस दिन जा करके कि आपका आवास सहायक पैसा लेती है। तो वीडियो हमको बोलने लगा कि हमको कोई प्रमाण दीजिए वगैरह वगैरह। जिस दिन मिल गया तो हम दिखाएंगे आपको भी। नाम हमारा जो है या फिर जो भी पंचायत के वाजिब हैं उन सभी का आना चाहिए, चाहे जैसे भी आएगा। लेकिन पंचायत में अभी भी बहुत लोग हैं जो इससे दूर हैं। अगला जो क्षेत्र हम उठाना चाहते हैं मुखिया जी, इस पंचायत में जो शिक्षा की क्वालिटी आपको दिखती है उसका उल्लेख कीजिए। और इस वर्ष जो हमारे पंचायत से जो बच्चा 10वीं या 12वीं में पढ़ाई देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को आप शुभकामना भी ज़रूर दीजिए। देखिए दिग्विजय जी, जहाँ तक शिक्षा व्यवस्था की जो बात है, वो तो समझिए पूरा सारा का सारा चौपट हो गया है। इसमें कुछ अभिभावक का भी गलती है, और इसमें अगर कहा जाए तो अगर मुखिया जी में अगर क्वालिटी हो, वार्ड पंच में क्वालिटी हो, तो उसको वो फॉर्मेलिटी पूरा कर सकता है, उसको व्यवस्था दुरुस्त किया जा सकता है। जितने भी पंचायत के अंदर में स्कूल हैं, उसमें टीचर लोग समय से आते हैं, बच्चे को क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं पढ़ाते हैं, इसका मूल्यांकन जाकर के समय समय पर अगर किया जाए तो चिकित्सा मतलब शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होने में समय नहीं लगेगा। लेकिन एक कहावत है
जो अंधेर नगरी चौपट राजा 21 शेर 21 रुपया में 21 शेर खाया। तो आज आज आपको मैथिली कहावतें बहुत याद आ रही है। तो कहने का मतलब है जो अगर इंसान चाह लेना कोई भी चीज को सुदृढ़ करने में, और इसका जो आत्मा अगर मजबूत हो जाएगा तो वो पूरा होने में समय नहीं लगता है। और जो बच्चे इस बार तैयारी कर रहे हैं, और जो बच्चे लोग इस बार जो तैयारी कर रहे हैं, वो 10वीं की हो या 12वीं की हो, उसको मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं जो वो अपना दिलो दिमाग से अध्ययन करें और अच्छे से अच्छे नंबर लाएं। और जो भी विद्यार्थी लोग अगर ब्लॉक लेवल पर टॉप करेंगे उनको मैं अपने तरफ से 10,000 रुपये का गिफ्ट दूंगा। मुखिया जी की तरफ से अगर आप प्रखंड में सबसे ज़्यादा नंबर लाते हैं इस पंचायत से जी तो 10,001 रुपये का जो है पुरस्कार दिया जाएगा। एक बार फिर से आप कह दीजिए इस लाइन को। जी, मैं जितने भी 12वीं या 10वीं के स्टूडेंट हैं मैं उनसे कहना चाह रहा हूं, जो अगर मेरे पंचायत के जो भी विद्यार्थी हैं अगर ब्लॉक लेवल पर में अगर फर्स्ट आते हैं तो मैं उनको अपने तरफ से 10,001 रुपये का पुरस्कार राशि प्रदान करूंगा। कहीं ना कहीं इससे जो है इस बार बच्चे जो हैं इस बार मन लगा करके पढ़ेंगे और उनको अगर प्राइज़ मिलेगा तो अगला टाइम जो है वो और मन लगा के पढ़ेंगे कि फिर हमें प्राइज़ मिलेगा। बहुत अच्छी बात, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें भी जब हम बच्चे थे तो शौक़ लगा रहता था कि हमारे पंचायत के मुखिया देंगे, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। इसलिए कम से कम अब जो है उन बच्चों के लिए एक अवसर खुल रहा है कि आपको जो है इस पंचायत के मुखिया जी की तरफ से जो है ये प्राइज़ दिया जाएगा। और आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही लोग जो है सो राजनीति में आएँ, जो बच्चों को चाहे युवा को हर आदमी को जो है सो सपोर्ट करे। अगला जो क्षेत्र है सर कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नल जल। पंचायत में 13 वार्ड है और 13 वार्ड में एक भी वार्ड में जो है नल जल नहीं चल रहा है। इस पर मैंने जब बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि बहुत जल्दी चालू हो जाएगा, लेकिन कहीं पे जो है नल तो दिखाई दे रहा है लेकिन जल कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। इस क्षेत्र में ये बताइए कि हर जगह से पैसा भी खूब उठ गया है लेकिन कुछ हुआ नहीं, इस पर कुछ बताइए। देखिए दिग्विजय जी, खास करके ये जो नल जल योजना है ना वो तो पूरी तरह से फ्लॉप है, पहला गप। और दूसरा गप, जहाँ पे अगर जनप्रतिनिधि वहाँ पे जो अगर एक्टिव हैं तो वो जा करके पूरा अपना काम सुदृढ़ कर लिए हुआ है और पानी दे रहा है। हम ऐसा पंचायत दिखा सकते हैं, 2-3 पंचायत हम गए हैं देखे हैं जो चालू है, पूरा एकदम पानी आ रहा है, दे रहा है पानी सबको। लेकिन सतगारा पंचायत में तो अब शुरू होगा तब शुरू होगा, अब शुरू होगा तब शुरू होगा, बस यहाँ पे लूट खसोट चल रहा है। काम हुआ कि नहीं वैसे कौन किसको देखता है, इससे कोई मतलब नहीं है। इस योजना को आप विफल मानते हैं? इस योजना को पूरी तरह विफल मानते हैं। शायद अगर इसमें थोड़ा अगर लगाया जितना पैसा का जो इसमें आया है, अगर हर घर के पीछे अगर एक कल हो जाता तो भी पैसा बच जाता जी। लेकिन ये तो सारा विफल है। ये तो कहावत है जो कागजे पर पोखरा खुनाता है और कागजे पर पोखरा जो है सो बंद हो जाता है, तो बस वही वाला हाल है। एक योजना में जो है सो मुश्किल से 200 घर लिए गए हैं और एक योजना में आया है 18 या 20 लाख रुपए। तो अगर आप मान लीजिए 200 एक चापाकल को खुदवाने में मेरे ख्याल से 10 या 15 हज़ार का खर्चा आता है। अगर आप 10 ही हज़ार जोड़ते हैं तो 1 लाख में मान लीजिए 10 कल हो गया, तो सेम उतने ही पैसे में हो ही जाएगा। सही उन्होंने कहा कि उस पैसे में कहीं ना कहीं चापाकल होता और आज बेहतर तरीके से। इसके बजाय ये चीज़ जो है सो खेतों में इसकी ज़्यादा ज़रूरत थी कि किसान को जो है सो नल सप्लाई कैसे किया जाए। जैसे मुख्यमंत्री ने कहा कि 7 निश्चय 2 कर रहे हैं हम, तो 7 निश्चय 1 तो फ्लॉप है पहले, उसे तो आप कीजिए। इस पर जांच होना चाहिए, इस पर जांच होना चाहिए। नीतीश कुमार जी से मेरी आग्रह है कि जांच करें। और ये जो विफल है, पैसा उठ गया है, काम अभी तक जो है फंड की कमी है। भाई कितना पैसा चाहिए आप लोगों को? 20 लाख में भी अभी तक नहीं हुआ है कंप्लीट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पंचायत में जो है बिल्कुल कोई भी काम सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। आज मान लीजिए पंचायत में राशन कार्ड की मैं बात करूं तो वो भी बहुत लोग इससे वंचित हैं। पंचायत में जो जन वितरण प्रणाली सब हैं वो भी उल्टा सीधा व्यवहार करते हैं। एक बार मुझसे भी किया गया था लेकिन मैंने उस पर जो है थोड़ा कार्रवाई की तो फिर वो थोड़ा कम हुआ। लेकिन यहाँ के जन वितरण प्रणाली जो हैं वो लोग भी थोड़ा पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। जो कस्टमर जाते हैं उनके साथ वैसे तो मतलब वेट में भी कम देते हैं और पैसा भी ज़्यादा लेते हैं।
और राशन कार्ड धारियों की समस्याएं भी बहुत है इस पंचायत में, वृद्धावस्था पेंशन की हो, बहुत ऐसी समस्याएं, उस सब पे भी थोड़ा बताइए। देखिए दिग्विजय जी, सबसे पहला बात है, जो एक घर चलाते हैं ना, अगर 10 आदमी का फैमिली होता है तो उसमें एक गार्जियन शिफ्ट होता है। उसी तरह से पंचायत की भी व्यवस्था वैसे ही है। पूरे पंचायत में गार्जियन हुए, जो मुखिया का जो रोल होता है वो एक गार्जियन के रूप में होते हैं पूरे पंचायत के यहाँ। और कहने का मतलब है, जो गार्जियन को ये चीज लेके चलना होता है, जो मेरा परिवार सही ढंग से कैसे चले। कहने का तात्पर्य है, जो अगर हम पंचायती राज से आते हैं और हम मुखिया हैं, तो कहने का मतलब है, जो मेरे पंचायत के अंदर में 4 से 5 काम अहम होता है। जैसे कि किसी को राशन कार्ड नहीं है, उसका बनवाना। अगर 60 साल उम्र उसका पूर गया है, उससे ज़्यादा हो रहा है, तो उसको वृद्धा पेंशन व्यवस्था करवाना। अगर कोई विधवा हो गई है तो उसको विधवा पेंशन योजना का पारित करवाना। उसके बावजूद हमको मालूम है, जो कबीर अंत्योष्टि योजना चलता है, जो गरीबों आदमी के लिए सरकार की तरफ से 3000 रुपया उसको मतलब क्या दाह संस्कार के लिए आता है। लेकिन हमने तो ये देखे हैं, करीब लगभग 5-7 साल से देख रहे हैं, जो आज तक तो ये पैसा किसी को नहीं मिल रहा है। अब क्या है नहीं है, वो तो सभी योजनाओं को गबन किया जा रहा है। क्या व्यवस्था है उसका तो कोई अते पता नहीं चल रहा है, जो आखिर ये सब हो क्या रहा है। जो कबीर अंत्योष्टि योजना के तहत में पैसा आने वाला, जो आदमी को लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। जिसको घर मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है। जिसको वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए वो दौड़ते दौड़ते चक्कर काट रहा है, उसको नहीं मिल रहा है। विधवा पेंशन के लिए भटक रहा है। आपदा विभाग से जो मरता है उसको 20,000 पारिवारिक सूची लाभ के तहत में दिया जाता है, उसके लिए भटक रहा है। ये सब क्या है? कहीं ना कहीं विपक्ष भी तो नहीं है इस पंचायत में। आप मान लीजिए 2 सालों से विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो पूर्व थे, जो दूसरे नंबर पे आए हुए थे, वो भी तो गायब है। वैसे उनकी उम्र भी अब हो गई है। देखिए दिग्विजय जी, मैंने जो राजनीति में कदम रखा, बहुत सोच समझ के रखा हूँ, क्योंकि मेरा एक ही संकल्प है, समाज सेवा करना, जागरूक फैलाना मेरा धर्म है। और मैं जब तक जिंदा रहूँगा तब तक इससे पीछे नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं जो ठान लेता हूँ उस पर मैं खरा उतरता हूँ। इसके लिए मेरी जान क्यों ना चली जाए, उसका मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन जो मैंने जहन में बैठा लिया हूँ, जो समाज सेवा और पंचायत व्यवस्था को दुरुस्त करना हमने ठान लिया, उसको मैं दुरुस्त करके रहूँगा। चाहे जैसे हो, जनता के बीच में जैसे करके होगा वो मैं उसके करने के लिए तत्पर हूँ। एक और क्षेत्र सर जिसमें मैं बात करना चाहता हूँ कि सतघड़ा पंचायत में क्या लग रहा है आपको, 5 सालों में कुछ सड़क के क्षेत्र में विकास किया गया है? और कौन कौन से ऐसा सड़क है जो आपकी नज़र में है, जो बनना बहुत आवश्यक है, जो मान लीजिए अभी नहीं भी बना है तो आप आने वाले समय में बनाएंगे? देखिए दिग्विजय जी, वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि 2-4 सड़क मैंने देखा जो बना है। लेकिन इसमें कहावत है, जो आम मतलब सबसे पहले अगर ये ग्राम सभा होता या वार्ड सभा होता तो इसके माध्यम से मुझे जानकारी मिलता। लेकिन इस 5 साल के दरमियान में तो अभी तक न कोई आम सभा हुआ है, न कोई वार्ड सभा हुआ है। तो कैसे मालूम चलेगा जो कहाँ पे काम हुआ है, कहाँ पे नहीं हुआ है? और जो थोड़ा मोड़ा देखते हैं जो काम हुआ है, तो वो तो थोड़ा हम देख रहे हैं। मेरे गांव में भी 1-2 नली बना हुआ है, और सुन रहे हैं सतघड़ा में भी 1-2 नली बना हुआ है। सतघड़ा में कहाँ बना है? कहीं नहीं देखे। जो सुन रहे हैं वो बता रहे हैं हम, क्योंकि जब वो देखेंगे तब बताएंगे। लेकिन हम अपने गांव में 2 देख रहे हैं जो गली बना है। नली कह रहे हैं या मतलब गली का जो ढलाई होता है वो 2 देख रहे हैं जो बना है। और कहाँ कहाँ पे क्या हुआ, आम सभा होता या वार्ड सभा होता तो इसमें इसकी चीज की जानकारी होती। सड़क जो बनना बहुत आवश्यक हो, ऐसा कोई दिखाई दे रहा है आपको किसी पूरे क्षेत्र में? लाला पट्टी ले लीजिए, मधवापुर ले लीजिए, किधर भी, क्योंकि आप तो पूरा अगर जा करके आप यहाँ पे थोड़ा महादली टोला सदाई लोग जो है वहाँ पे आप जा करके देखिए, वहाँ पे जो कि अति आवश्यक है बनना। हाँ, वहाँ 6 वार्ड में मेरे ख्याल से बोलना, वहाँ जाकर के व्यवस्था देखिए, वार्ड नंबर 6 का जो है। उसके बाद में आप श्याम सिद्धप जा करके देखिए, जो श्याम सिद्धप का क्या हाल है। जो अगर पानी हो जाता है तो गांव वाले को निकलना मुश्किल हो जाता है। गाड़ी तो दूर की बात है, पैदल निकलना मुश्किल हो जाता है। उन जगहों पे बहुत जरूरी है, वहाँ पे बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, मधुबनी टीवी पर इन्होंने अपना समय दिया है और
आने वाले आगामी पंचायती राज चुनाव में मेरा भी कोशिश है कि बहुत से युवा पार्टिसिपेट लें, क्योंकि एक कहावत है, इफ़ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी देन रेडी टू बी रूल्ड बाय योर एम्परर। अगर आप लोकतंत्र में भागीदारी नहीं लेंगे तो फिर तैयार हो जाइए कि आप पे जो है सो आपका मूर्ख जो है आप पे राज करेगा। तो इसीलिए भला इसी में है कि आप खुद पार्टिसिपेट लीजिए और आप एम्परर मत बनीजिए दीजिए किसी को जो आपसे योग्य नहीं है, बल्कि आप खुद हैं योग्य, तो इसमें भाग लीजिए और रूल कीजिए और शासन कीजिए और लोगों को जो है सो सही दिशा में ले जाइए। इन्होंने समय दिया है और मैं चाहूँगा कि लास्ट में मधुबनी टीवी के व्यूवर्स को और अपने सतघरा पंचायत वासियों से क्या आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं हाथ जोड़कर, वो कह दीजिए। मैं मधुबनी टीवी के सभी कार्यकर्तागण को हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं और मैं सतघरा पंचायत के तमाम जनताओं से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जो अपने अधिकार को जाने, अपने अधिकार को जाने, सच्चाई क्या है, गलत क्या है, उस दिशा में कदम उठाएं और जो आपका कार्यकर्ता या नेता बने जो आप लोगों के समक्ष रहें और सही ढंग से इसका निर्वहन करें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और समस्त सतघरा पंचायत वासियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं।